हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग का द्विस्लिट प्रयोग तथा फ्रेंच चौड़ाई का व्यंजक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का। ऐसे याद कर लो बढ़िया करके, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपको 5 नंबर दिलवा का जाएगा। कई बार पेपर में पूछा गया। चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की। तो मैं शुरू करूँ अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक है, लाइन पर जरा ध्यान देना। पहले करवा दूँ थोड़ा सा मैं कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ओके सर, ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, इसमें तो पढ़ने में मजा आने वाला है। अरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लॉन्ग तो होगा ही। पहले मैं आपको 2 पॉइंट के बारे में बता दूं। तो ये है मेरे पास एक फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज मतलब पट्टी को कहते हैं। आइए बताऊंगा सबका सब। डरो मत यार, तुम तो घबरा रहे हो छोटी छोटी चीज को। इतनी छोटी सी तो घबराओगे जब मैं आपके साथ हूं। तो ये देखो जरा ध्यान से, इसको बोलता हूं मैं डार्क फ्रिंज। लाइन पे फोकस करना है बेटे। एक मेरे पास डार्क फ्रिंज एक मेरे पास डार्क फ्रिंज होगी, तो दूसरी मेरे पास ब्राइट फ्रिंज होगी, तीसरी मेरे पास फिर डार्क आएगी, फिर मेरे पास ब्राइट आएगी, और फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी। तो ये एकांतर क्रम में चलती रहती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में कहते हैं इसको आदित्य फ्रिंज। क्योंकि यार पता होना चाहिए ना आप लोगों को भी क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, आदित्य फ्रिंज। और इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है दीप्त फ्रिंज। ठीक है, दीप्त फ्रिंज। अच्छा भाई इंग्लिश में बता दो। ठीक है, इंग्लिश में ही बता दो कि यार ये दीप्त फ्रिंज क्या होती है और ये हमारी आदित्य फ्रिंज क्या होती है भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं हम डार्क फ्रिंज। अब बात ये है कि आपको दीप्त फ्रिंज कब मिलेगी, आदित्य फ्रिंज कब मिलेगी। ठीक है, दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी और आदित्य फ्रिंज आपको कब प्राप्त होगी। तो ध्यान देना, अगर परिणामी तीव्रता मेरे पास कैसी है बेटे? अधिकतम है। ध्यान देना, अगर परिणामी तीव्रता कैसी है? अधिकतम है। फोकस करें लाइन पर, अधिकतम है। बहुत मेन लाइन है ये, अधिकतम है, तो आपको मिलेगी दीप्त फ्रिंज। क्योंकि परिणामी तीव्रता अधिकतम है। तीव्रता का मतलब समझते हो आप? जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, प्रकाश कम होता है तो तीव्रता कैसी होती है? उसकी कम होती है। ध्यान देना इस लाइन पे। तो जब बहुत तेज प्रकाश होगा यानी कि तीव्रता ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा जब तीव्रता होगी तो आपको मिलेगी दीप्त फ्रिंज। और अगर मान लो तीव्रता न्यूनतम है, प्रकाश है ही नहीं, तो आपको कौन सी मिलेगी? आदित्य फ्रिंज। लाइन है, फोकस करना ठीक से। ये 100 रुपये की लाइन है, ध्यान देना। अगर परिणामी तीव्रता कैसी है मेरे पास? अगर परिणामी तीव्रता मेरे पास कैसी है बेटे? अगर परिणामी तीव्रता मेरे पास कैसी है? न्यूनतम है। अगर परिणामी तीव्रता न्यूनतम है तो आपको मिलेगी आदित्य फ्रिंज, यानी कि आपको सिर्फ मिलेगा अंधेरा, आपको चमक नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी मेरे पास परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी तो आपको मिलेगी दीप्त फ्रिंज, यानी कि चमकीली पट्टी मिलेगी आपको। और ये पट्टियां होती हैं एकांतर क्रम में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या यानी कि इसको समझाऊं मैं इसके द्वारा थोड़ा सा। यंग क्या? द्विस्लिट प्रयोग। और यहाँ भी क्या होते हैं? हाइगेंस घुस जाते हैं। पूरा चैप्टर हाइगेंस पर आधारित है, बस प्रकाश के ध्रुवण को छोड़ के बाकी सब का सब हाइगेंस का नियम अप्लाई करना पड़ेगा हमें। जरा थोड़ा ध्यान देना, मैं एक्सपेरिमेंट कैसे बनाऊंगा ये समझ में आया थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है। दीप्त फ्रिंज कब मिलेगी आपको? जब परिणामी तीव्रता कैसी होगी मेरे पास? अधिकतम होगी। ठीक है, आदित्य फ्रिंज कब मिलेगी आपको? जब परिणामी तीव्रता कैसी होगी आपकी? न्यूनतम होगी। यानी कि जब प्रकाश कम होगा तो मिलेगी आदित्य फ्रिंज, और जब प्रकाश तेज होगा तो मिलेगी आपको दीप्त फ्रिंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, को बोलते हैं हम डार्क फ्रिंज। ठीक है, ओके ठीक है साहब, मैं इसको एज कर दूं। चलो साहब, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के फ्रिंज के बारे में। फ्रिंज पट्टी होती है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, मैं एक चित्र बना, क्योंकि इस चित्र से ही सब कुछ कहानी है। बिना इस चित्र के भैया कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ध्यान देना लाइन पर आप, बिना इस चित्र के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मेरे पास है एक तरंग स्रोत, मतलब रेखा छिद्र है मेरे पास एक। यह है मेरे पास एक रेखा छिद्र एस, मान लिया मैंने। तो एस क्या है? एक रेखा छिद्र है। देखो मैं सेम टू सेम कहानी चित्र से बनाऊंगा। अब तक केवल एक ऐसा डेरिवेशन है जिसमें चित्र नहीं आया, बाकी हर एक डेरिवेशन में चित्र हमारा आया। और इसमें भी भैया चित्र की एंट्री हो गई। अब तो और इजी हो गया, अब तो और इजी हो गया। देखो क्या होता है कि भाई इस पे क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश, क्रोमेटिक लाइट, यानी कि इस पर क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। ध्यान देना बेटा, ये प्रकाश कौन सा है मेरे पास? एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी मतलब केवल एक रंग का प्रकाश। ठीक है, तो माना एस क्या है? एक रेखा छिद्र है। लाइन पे ध्यान देना, माना एस क्या है? एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। पहली लाइन। ठीक है साहब, माना, मैंने क्या माना? अरे कुछ तो माना होगा सर आपने। माना एस माना एस क्या है? एक रेखा छिद्र है। माना एस एक रेखा छिद्र है। ठीक है साहब, छिद्र है मान लिया, जिस पर क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। बस, जिस पर एक वर्णी प्रकाश, जिस पर एक वर्णी प्रकाश क्या होता है बेटे? आपतित होता है। जिस पर एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है। जिस पर एक वर्णी प्रकाश
ठीक है, आपतित होता है। ओके ओके ओके, आपतित होता है। चलो साहब, हो गया। माना एस क्या है, एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, अब क्या है, अब आगे थ्योरी कैसे बनाओगे? देखो सब कुछ मुझे चित्र बताएगा, मैं अपने पास से कुछ नहीं लिखने वाला हूं और आप भी ऐसे ही करोगे। चित्र बन गया तो हो गया काम। देखो रेखा छिद्र एस के समांतर, ठीक है, और समान दूरी पर। रेखा छिद्र एस के क्या है बेटे, समांतर और समान दूरी पर। ध्यान देना, रेखा छिद्र एस के समांतर, एस के समांतर और समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। ठीक है, यानी कि रेखा छिद्र कौन सा बेटे, रेखा छिद्र S के समांतर, रेखा छिद्र S के समांतर। ठीक है, फोकस करें लाइन पर। रेखा छिद्र S के समांतर तथा समान दूरी पर, तथा समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर दो रेखा छिद्र, दो रेखा छिद्र कितने हैं, S1 तथा S2 हैं। दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 हैं। लो साहब, S1 तथा S2 हैं। ओके, सिंपल सी थ्योरी है, ज़्यादा टफ थ्योरी है नहीं, सारी की सारी लैंग्वेज फिगर से बन रही है ना। तो दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। कैसे हैं, समांतर हैं और समान दूरी पर हैं। अब भैया इससे जो ये तरंगें निकलेंगी ना बाहर, डॉट 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 डॉट, फिर इससे जो ये मेरे पास द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं, ठीक है बेटे, ये वाली, इनको बोला था द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, यार तरंगिकाएं बोल दो, तरंगें बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो लिख के तो आओ यार कुछ ना कुछ पेपर में। ठीक है, रेखा छिद्र एस से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है, S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है, यानी कि एस से चलने वाली, एस से चलने वाली, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है, रेखा छिद्र S1 व S2 पर, रेखा छिद्र का बेटे S1 व S2 पर कैसे पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है, समान कला में पहुंचती हैं। ओके, हाई गेंस की एंट्री हो गई, हाई गेंस की एंट्री हो गई। हाई गेंस के अनुसार S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। किसके बेटे, हाई गेंस के अनुसार। चेक करना, सही करके जरा, हाई गेंस के अनुसार। ठीक है साहब, हाई गेंस के अनुसार रेखा छिद्र S1, ध्यान देना, हाई गेंस के अनुसार रेखा छिद्र S1 व S2 से क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। वैसे लिख सकते हो कि हाई गेंस के अनुसार रेखा छिद्र S1 व S2 द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। चलो मैं यही बढ़ा दे रहा हूँ आगे कि भाई रेखा छिद्र S1 व S2 जो होते हैं वो, ठीक है, S1 हाई गेंस के अनुसार, ठीक है, रेखा छिद्र S1 व S2 नए तरंग स्रोत, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, नए तरंग स्रोत का क्या करते हैं बेटे, कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो हाई गेंस की कहानी है, करते हैं। हाई गेंस के बिना तो भैया चैप्टर ही पूरा ना है ये, है ना। तो S1 व S2 एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब इनसे भी क्या होंगी, इनसे भी क्या होंगी, तरंगें बाहर, सेम टू सेम ऐसी तरंगें इनसे भी क्या होंगी बेटे, बाहर निकलेंगी। ठीक है, यानी कि जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं, जिनसे द्वितीयक तरंगी, ठीक है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ओके, निकलती हैं। ठीक है बेटे, जो परस्पर अध्यारोपण करते हुए, जो परस्पर मतलब चिपकते हुए, जो परस्पर अध्यारोपण करते हुए, अध्यारोपण करते हुए, ठीक है, कैपिटल डी दूरी, कैपिटल डी दूरी पर रखे पर्दे पर, रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। ठीक है बेटे, अब बात ये आती है, कहीं आपने व्यतिकरण देखा है तो कुछ नहीं करना है, तालाब के पास जाना है और डुबकी मार देनी है। अरे नहीं यार, कि मरने का इरादा है, तैरना आता हो तो डुबकी मार देना तो कोई बात नहीं है। तालाब के किनारे जाना है और आपको इस तरह के दो डंडे लेने हैं और इस तरह से मारना है एक साथ। ठीक है, तो उनसे जो लहरें निकलेंगी ना बाहर को, देखो जब एक यहाँ मारोगे डंडा, एक डंडा यहाँ मारोगे आप, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इससे भी लहरें निकलेंगी कुछ इस टाइप से, इससे भी लहरें निकलेंगी। ये लहरें क्या होंगी बेटा, आगे बढ़ेंगी ऐसा करके, ये लहरें आगे बढ़ेंगी इस टाइप से, मतलब बढ़ेंगी। अब जहाँ जहाँ काट रही है ना, वहीं पे हमारी क्या होंगी, व्यतिकरण फ्रिंजें बनेंगी। ये एग्जाम्पल टाइप में बता रहा हूँ मैं आपको, इस टाइप का ये व्यतिकरण होता है, आपको देखने मिलता है। आप खूब जोर जोर से पानी को पीटना दो डंडों से, तो जो भी लहरें निकल रही हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी। बस वही क्या है हमारा इंटरफेयरनेस, यानी कि वही क्या हमारा व्यतिकरण होता है।
जब व्यतिका पढ़ाऊंगा तो उसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिलहाल तो अभी मोस्टली डेरिवेशन है, देखते हैं अभी आगे को। तो रखे पर्दे पर व्यतिक्रम फ्रिंजें बनती हैं। ओके, ये मेरे पास हो गया। तो कैपिटल डी दूरी पर, ध्यान देना बेटा लाइन पे, कैपिटल डी दूरी पर। वाह क्या बात है सर, पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। हाँ यार, तो फिर स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी क्या है? अबे स्मॉल डी क्या है? इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। इसको मैं इसका दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, ये ठीक है बेटे। यहाँ कर लेना आप थोड़ा सा, न तो ऐसे रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेज भी हो जाएगा। तो ये क्या है? दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है डी। ठीक है, चलो साहब, यहाँ से मैंने इसको इससे मिलाया, ये पॉइंट हो गया मेरे पास ओ। इसको बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? केंद्रीय फ्रिंज। ध्यान देना, ओ क्या है? केंद्रीय फ्रिंज है। अब रेखा छिद्र एस से क्या होगी? एक तरंग चलेगी, ये वाली जा रही है सीधे सीधे, ये भी भैया देखते हैं कहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पहुँच गई हैं ये भी। दूसरी किरण निकलेगी हमारी यहाँ से, ये भी चल रही है बिल्कुल सीधी सीधी, कह रही है भैया मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। लो ये मिल गई यहाँ पे पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर एक फ्रिंज बन जाता है। अब ये पता नहीं है हमें दीप्त फ्रिंज है या अदित फ्रिंज है। जो से भी फ्रिंज मानोगे वो आपकी मर्जी है, दीप्त मान लो, अदित मान लो, आपकी मर्जी होगी। ठीक है, चलो साहब, एक किरण में यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। चलो साहब, ये मैंने एक किरण ये निकाल दी यहाँ से। और भैया ये देखो कितनी सीधी लाइनें काटी हैं मैंने। आपको भी ऐसी लाइन काटनी है हाथ से, सीधी होंगी यार, जब मैंने काटी तो सीधी होंगी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना मेरे पास बेटे, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण है मेरे पास। इसको कोण का नाम दूंगा मैं। जो मेरे पास ये वाला कोण है, ये है थीटा कोण। कौन सा कोण है? ये वाला मेरे पास थीटा कोण है। लाइन पर ध्यान देना बेटे, ये कौन सा कोण बन गया मेरे पास? थीटा कोण बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है मेरे पास? एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास कितनी है? एक्स है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से और दीप्त फ्रिंज की, दीप्त मान लूंगा मैं इसको यार, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है मेरे पास? एक्स है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास? स्मॉल डी है। पर्दे की दूरी कितनी है मेरे पास? कैपिटल डी है। ठीक है, अब देखो एक अच्छा ये बताओ, ये किरण पहले पहुंचेगी, यानी कि जो किरण यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, जो किरण S1 से निकलेगी वो पहले पहुंचेगी, या जो किरण S2 से निकलेगी वो पहले पहुंचेगी? ये पूरा छिद्र S2 है। जो किरण S1 से निकलेगी वो पहले पहुंचेगी, या जो किरण S2 से निकलेगी वो पहले पहुंचेगी? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी फास्ट बताओ, कौन सी तरंग पहले पहुंचेगी? फंस गए आज, फंस गए, फंसा दिया सर ने आज है भाई। अरे यार देखो, ये वाली तरंग पहले पहुंचेगी और ये वाली तरंग बाद में पहुंचेगी। तो इनके पथ में थोड़ा बहुत अंतर है, और वो पथ में अंतर कितना है आज देख लेते हैं उस चीज को भी। ये मैंने लंब खींच दिया, ये खींचा मैंने लंब एक, है ना बेटे, ये मैंने लंब खींच दिया। अब जब सर आपने ये वाला लंब खींच ही दिया है तो फिर खींच ही दिया है, छोड़ो आप इसे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी हो गई। अगर ये कोण थीटा है तो बेटे ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया, ये वाला कोण भी मेरे पास कितना है? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ए, क्या दिया मैंने इसका नाम? ए। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास S2। चाहो तो थोड़ी सी ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो S2A बन गया मेरे पास, S2A मेरे पास बन के तैयार हो गया। तो पथांतर कितना है? यानी कि S1 और S2 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर हो गया मेरे पास S2A, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होंगी। तो पथ में कितना अंतर है? इतना, यानी कि ये पहले पहुंच जाएगी, ये बाद में आ गई मुस्कुराते हुए, आ गई आ गई आ गई। ठीक है, चलो साहब, ये समझ में आया। तो माना S क्या है? एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके समांतर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जिनसे द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं? निकलती हैं, है ना, यानी कि S1 व S2 हैं। अब जो ये S रेखा छिद्र S से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं कहाँ होती हैं? S1 व S2 पर समान कलाएं पहुंचती है। हाइगेंस के अनुसार S1 व S2 एक नए तरंग इस तरह कार्य करते हैं जिनसे द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपण करते हुए कैपिटल डी दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। ओ क्या है? केंद्रीय फ्रिंज है। याद कर लो, ओ क्या है? केंद्रीय फ्रिंज है। ओ है क्या चीज? केंद्रीय फ्रिंज है। और इस और केंद्रीय फ्रिंज है। हाँ, और पी क्या है हमारा? पी क्या है? एक मैंने मान लिया दीप्त फ्रिंज है या अदित फ्रिंज मान सकते हो आप। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं? ठीक है सर, कर दूं इरेज। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, चित्र पूरा हो गया हमारा। अब चित्र में कुछ भी बनने लायक नहीं है, चित्र बनाओ बढ़िया करके और ये लिख लो आप। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को। चलो साहब, लो साहब, मैंने इस चीज़ को इरेज कर दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है थोड़ी सी कहानी हमें और देख लेनी है। ठीक है सर, आप पढ़ाते रहो आज मत छोड़ो आप, है भाई। अब डाल देते हैं हेडिंग हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। ये पूरे का पूरा यंग का द्विसलिट प्रयोग हो गया हमारा। आपके डाल देता हूँ मैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, क्योंकि अब डाल देंगे हेडिंग। इसको मैं हेडिंग को भी इरेज ही कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटे, अब जो हमारा हेडिंग आगा वो क्या आगा? वो हेडिंग बनेगा हमारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। चलो साहब, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक।
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं यार, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं इसमें के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। चलो साहब ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक मैं करवा रहा हूँ आपको, करवा देते हैं। 2 छिद्र, एक छिद्र और दूसरा छिद्र, इसे छोड़ दो, एक छिद्र ये है, एक छिद्र ये है, दिखाई देंगे आपको सामने पर्दे पे इस टाइप से, ठीक है। बहुत अलग टाइप का व्यतिक्रमण फ्रिंज बनता है, विवर्तन फ्रिंज मतलब व्यतिक्रमण फ्रिंज बनता है, वो बताऊँगा तो कैसे बनेगा अभी। तो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ध्यान देना थोड़ा सा, तो मैं ज़्यादा लंबी कथा लिखवाने वाला हूँ। देखो माना दोनों रेखा छिद्र S1 व S2 के बीच की दूरी कितनी है बेटे, D है। सबसे पहले लाइन में, सबसे पहले लाइन में मैं यही मानूंगा, मैं ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा आपको, शॉर्ट में बिल्कुल। माना, क्या माना मैंने, माना S1 तथा S2 के बीच की दूरी कितनी है बेटे, के बीच की दूरी स्मॉल d है, ठीक है, स्मॉल d है ना। अब रेखा छिद्र S1, ठीक है, तथा S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है बेटे, S2 है ना। यानी कि रेखा छिद्र S1, रेखा छिद्र, ठीक है साहब, रेखा छिद्र S1 तथा S2 से चलने वाली, ठीक है, चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच, ओके। अरे भाई द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है, मुझे बताओ जरा कितना है बेटे पथांतर, कितना दिखाई दे रहा है मुझे पथांतर, भाई पथांतर S2A है, कितना है, S2A है। तब देखो, तब जो मेरे पास S2A है पथांतर, वो मैं कुछ इस टाइप से निकालूंगा। देखो इस बड़ी वाली भुजा में से ये वाली भुजा घटा दो, AP घटा दो, यानी कि S2P में से, किस में से बेटे, S2P में से, और कितना घटा दोगे आप, अगर मुझे ये निकालना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, S2P है। अब इस S2P में से AP घटा दो, कितनी घटा दोगे, AP। अब AP किसके बराबर है, AP बराबर है मेरे पास S1P के, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जहाँ AP है वहाँ आ जाएगा S1P, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे पास AP है वो बराबर किसके है मेरे पास, S1P के, ठीक है, सही है साहब। ये मेरे पास पथांतर आ गया। अब त्रिभुज चेक कर लेते हैं हम। त्रिभुज देखो मेरे पास, त्रिभुज मेरे पास एक होगा S1 S2A और त्रिभुज P और इसका नाम दे दो C, यहाँ पे एक नाम लिख दियो C। त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A, ठीक है साहब। तथा त्रिभुज PCO, त्रिभुज PCO कैसा है बेटे, त्रिभुज PCO दोनों समरूप है, कैसे, समरूप है। लाइन पर ध्यान देना, त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज PCO दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। जब समरूप है तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, और लंब बटा कर्ण। अब देखो ये कोण अगर मेरे पास समकोण है, ये कोण मेरे पास कौन सा बेटे, अगर समकोण है तो सामने वाली भुजा मेरे पास कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये वाली भुजा जिसपे, अब देखो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ध्यान देना लाइन पे, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी कि S2A, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है मेरे पास, S1 S2, ठीक है। फिर मेरे पास थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई मेरे पास, लंब हो गई, लंब बटा कर्ण अपोन में आ जाएगा PC, कितना जाएगा बेटे PC, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। तो देखो ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये वाली भुजा क्या हो गई मेरे पास, लंब हो गई। अब बात क्या आती है, अब बात बेटे ये आती है कि जो ये S2A है, S1 है, S2 है, तो ये जो मेरे पास है ना, जो मेरे पास ये जो PC है, कितना है बेटे मेरे पास, ये जो मेरे पास PC हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि लंब बटा कर्ण जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो PC होगा वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर। ध्यान देना PC जो होता है वो OC के बराबर होता। तो मैं ये लाइन यहाँ लिख रहा हूँ कि OP बटा कितना आ गया बेटे मेरे पास, OC, कितना आ गया मेरे पास, OC। अब S2 मैंने ऐसे लिखा है, S2A मैंने ऐसे लिखा है। अब S1 S2 का मान कितना है, जल्दी बताओ मुझे, दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कितनी है मेरे लाल, वो है मेरे पास स्मॉल d, कितनी है बेटे, स्मॉल d हो गई, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और OP का मान कितना है मेरे पास, x है, और OC का मान कितना है मेरे पास, कैपिटल D है। अब जब भाग वाला काय में आ जाएगा सर को गुणा में आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि बस यही है, S2A बराबर कितना बैठ गया मेरे पास, भाग वाला गुणा में, तो S2A बराबर आ गया मेरे पास कितना, XD अपॉन कैपिटल D। क्वेश्चन नंबर
नंबर फर्स्ट हो गई, बहुत काम आ गया। देखिए पथांतर आ गया, S2A क्या मेरे पास पथांतर, S2A क्या पथांतर, पथ में अंतर आ गया, यानी कि S1 में S2 से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है मेरे पास, S2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। अगर मैं P को दीप्त फ्रिंज मान लूं तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी आएगी वो अब फाइंड करेंगे हम, ठीक है। जरा लाइन पे ध्यान दें भाई, केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है मेरे पास, ये केंद्रीय हेटिंग है हमारा, केंद्रीय फ्रिंज से, कैसे बेटे, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, ठीक है बेटे। लाइन पे ध्यान देना थोड़ा सा बोर्ड पे ऐसे करके, कि सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल। अब जरा थोड़ा ध्यान देना लाइन पे, आपको दीप्त फ्रिंज कब मिलेगी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो आपको क्या मिलेगी, दीप्त फ्रिंज मिलेगी। इसको याद कर लो, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो आपको क्या मिलने वाली है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। कंप्लीट समझ में आया, ठीक है। अब दीप्त फ्रिंज यानी कि प्रकाश की तीव्रता कब अधिकतम होगी, जब तरंगों के बीच पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा डॉट 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 होगा, तब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और आपको मिलेगी दीप्त फ्रिंज। यानी कि मैं लिख दूंगा, जब तरंगों के बीच पथांतर, जब यानी कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, प्रकाश की क्या बेटे, प्रकाश की तीव्रता, फोकस करना लाइन पे, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, कब, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी जब तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, शॉर्टकट मार दिया मैंने, m लैम्डा होगा, कितना होगा बेटे, m लैम्डा होगा। ध्यान देना, तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, m लैम्डा होगा, यानी कि m बराबर 0 1 2 3 4, यानी कि 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो लैम्डा हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा, 4 रखोगे तो 4 लैम्डा, 5 रखोगे तो 5 लैम्डा, डॉट 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 आओगे। समीकरण 1 से देखो, ये भी पथांतर है और ये भी क्या बेटे पथांतर है, ये पथांतर है ये पथांतर है, तो दोनों पथांतर आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो मैं यहां पे दे रहा हूं समीकरण 1 से, कैसे बेटे, समीकरण 1 से। पथांतर का मान कितना है मेरे लाल, यह है XD अपॉन कैपिटल D बराबर, ठीक है, XD अपॉन कैपिटल D बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, बराबर हो गया मेरे पास m लैम्डा, ठीक है बेटे, इतना आ गया मेरे पास, ठीक है, आ गया था ना। अब जो ये मेरे पास तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो ये भाग वाला, ये गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा वाला काय में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास x केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसको यहां लिखवा दूं, ठीक है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ले लेना भैया स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि इसका हमारे पास काम तमाम हो गया और मैं कर दे रहा हूं इसको इरेज, ठीक है। चलो साहब आगे पढ़ा दो आप, ठीक है बेटे। चलो साहब आगे बढ़ाते हैं कहानी, आगे बढ़ाई कहानी तो देखा कि हमें कुछ मिला इस टाइप से कि ये भाग वाला हमारा गुणा में पहुंच गया और हमारा जो x है वो बेचारा सिंगल हो गया। ये देखते रहा कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाया, ये ऐसे का ऐसे रह गया हमारा, ठीक है, x बराबर, ध्यान देना। और ये जो है खेल भी खेल गया, ठीक है। ये अब अगर मैं m बराबर 0 रखूंगा, m बराबर 0 पर क्या मिलेगी मुझे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ठीक है। m बराबर 1 पर प्रथम दीप्त फ्रिंज, प्रथम दीप्त फ्रिंज, ठीक है। और m बराबर 2 पर द्वितीय, या मैं बोल दे रहा हूं दूसरी, कोई बात ना, दूसरी दीप्त फ्रिंज। m बराबर 3 पर तीसरी दीप्त फ्रिंज, 4 पर चौथी दीप्त फ्रिंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका मिला मुझे, ये फॉर्मूला मिला मुझे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक है। ये किसका सूत्र है, ये वाला भाई, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र है, ठीक है सर। अब आगे जो मैं करवाने वाला हूं ना, अब आता तुम्हारे पास, अब मान लो पी को, ये मेरे पास कौन सी फ्रिंज है, अदित फ्रिंज है, तो केंद्रीय फ्रिंज से अदित फ्रिंज की दूरी, अभी फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक दूर दूर तक नहीं आया, निकलवाऊंगा, अभी तो मैंने फ्रिंजें भी ना बनाई है इसमें। जब तक फ्रिंजें नहीं बनाओगे तब तक फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक कैसे फाइंड करोगे आप लोग, है नहीं है बात में। तो पहला जरा डाल दो मैं हेडिंग, केंद्रीय फ्रिंज से, कैसे बेटे, केंद्रीय फ्रिंज से अदित फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, सब न्यूमेरिकल होंगे, एक न्यूमेरिकल आता है हर साल इसका, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना, ये इससे भैया एक न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी होता है, आप कर लोगे आसानी से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। अब केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है साहब, चलो केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, ठीक है बेटे, अदीप्त फ्रिंज
की दूरी का व्यंजक, आदित्य फ्रिंज की दूरी का क्या व्यंजक। फोकस करें लाइन पर, केंद्रीय फ्रिंज से आदित्य फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। आदित्य फ्रिंज कब मिलेगी, जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, और जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तो मिलेगी आदित्य फ्रिंज। और तरंगों के बीच पथांतर का वो कितना होगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, इस टाइप का क्या होगा, पथांतर होगा। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम कब होगी, जब तरंगों के बीच पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट 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 होगा, यानी कि ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, आदित्य फ्रिंज मिल जाएगी। यानी कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी बेटे, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी जब तरंगों के बीच पथांतर, जब तरंगों के बीच, जब तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, खाली मैं ऐसे दे रहा हूँ कि जब जो मेरे पास पथांतर आएगा, यानी कि पथ में अंतर आएगा, पथांतर आएगा, वो आएगा मेरे पास कितना, m-½ m-1/2, और ये बचा मेरे पास लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे m का मान लगा दूँ ना, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 2 ही का ना, 2 में से घटाओगे तो 1/2, तो याद आएगा λ/2। अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो 2 दूनी 4, 4 में से घटाओ तो 3 λ/2। अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो 3 दूनी 6 में से घटाओ 5 λ/2। भिन्न तो करनी आती होगी आप लोगों से, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है यार, इतना बड़ा डेरिवेशन कर सकते हो, तो ये क्या चीज़ है तुम्हारे सामने, है नहीं है। तो ये आगे मेरा पथांतर बराबर हो गया m-1/2 लैम्डा। ठीक है, अब भैया समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमसे क्या कह रही है, समीकरण 1 हमसे कह रही है कि भाई मैं भी हूँ, मेरा भी तो कोई यूज़ कर लो समीकरण 1 से। अरे लो साहब, चलो यूज़ कर लिया मैंने, जहाँ पथांतर है ये भी पथांतर है, तो ये मैं रख दूंगा XD/D बराबर हो गया -½ ठीक है। ये आ गया मेरे पास लैम्डा। अब ये जो भाग वाला तुम देख रहे हो ना, ये कब हो जाएगा, गुणा में, जो गुणा वाला वो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, कुछ इस टाइप से x बराबर m-½ तो ये हो गया मेरे पास कितना बेटे, d लैम्डा अपोन में आ गया मेरे पास स्मॉल d। क्या बात है सर, ये तो बड़ा इजी फॉर्मूला निकला। अरे ये है मेरे पास केंद्रीय आदित्य फ्रिंज से, किससे बेटे, केंद्रीय द्वितीय फ्रिंज से आदित्य फ्रिंज की दूरी का व्यंजक है। अगर मैं यहाँ m=1 रख दूं तो पहली आदित्य फ्रिंज मिल जाएगी आपको, m=2 रखोगे तो दूसरी आदित्य फ्रिंज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो m=1 पर पहली आदित्य फ्रिंज, ठीक है बेटे, पहली आदित्य फ्रिंज, ठीक है साहब चलो। और m=2 पर दूसरी आदित्य फ्रिंज, ऐसी m=3 पर डॉट 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 m=3 पर तीसरी आदित्य फ्रिंज, m=4 पर चौथी आदित्य फ्रिंज मिल जाएगी आपको। फिलहाल 2 फॉर्मूले जो कि मोस्टली इंपोर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x बराबर md λ/y स्मॉल d, ठीक है। और केंद्रीय फ्रिंज से अधिक दूरी का व्यंजक क्या फॉर्मूला, x बराबर m-½ d λ/y स्मॉल d। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि इससे करवाने वाला हूं मैं आगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक नहीं आया है, अब फ्रिंज बनाता हूं और फिर डेरिवेट करेंगे फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये छोटी मोटी चीजें निकल कर आई हैं, बड़ी चीज तो आप करनी बकाया है, ठीक है। मैं कर दूं इसको इरेज, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, ले बढ़ा दीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो साहब देखते हैं आपको, चित्र का भी कोई काम नहीं बचा हमारे पास, मिटा दो आज, इसका भी कोई काम नहीं बचा भैया। चलो देखो बेटे, इसको समझना है ना तुम्हें, अगर इस चीज़ को समझना है तुम्हें, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक जो निकालेंगे हम आज, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और आना भी चाहिए यार आप लोगों को, क्यों ना आगा, ज़बरदस्ती लाएंगे क्यों। चलो साहब आज ज़बरदस्ती लेकर आओ, आज जो है ज़बरदस्ती लेकर आओ। देखो फिर ज़रा ध्यान से, सबसे पहले बनाते हैं द्वितीय फ्रिंज और आदित्य फ्रिंज, फिर ठोकेंगे द्वितीय फ्रिंज यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। देखो जरा, देखो ये वाली फ्रिंज में कौन सी बना रहा हूँ, बच्चों को बड़ा डाउट रहता है फ्रिंज में, कई बार मैंने पढ़ाया है तो बच्चों को बड़ा डाउट रहा है सर ब्राइट फ्रिंज कौन सी है, इसमें डार्क फ्रिंज कौन सी है। चलो साहब देख लेते हैं आज हम, चलो साहब आप बताना ज़रा ध्यान से देखो बेटे बोर्ड पे, इसमें बतानी है आपको कि द्वितीय फ्रिंज कौन सी है और आदित्य फ्रिंज कौन सी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं 4 बना दूंगा बस, बहुत है, 4 बना दी मैंने। ये भी मैंने क्या करा, ब्लैक कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया बेटे, ब्लैक कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, इसको ये मैंने क्या कर दिया बेटे, ब्लैक कर दिया,
इसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। थोड़ा बड़ा तो है यार टॉपिक, लेकिन टॉपिक भी तो बहुत मोस्ट है, ठीक है। इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया। चलो साहब, इसको भी आपने ब्लैक कर दिया। आप भी खुश और हम भी खुश। टॉपिक बहुत लंबा हो गया यार, टाइम भी बहुत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। देखो आप बताओ इसमें ब्राइट फ्रिंज कौन सी है, यानी कि दीप्त फ्रिंज कौन सी है और अदित फ्रिंज कौन सी है। दीप्त फ्रिंज कौन सी है और अदित फ्रिंज कौन सी है, जरा मुझे बताओ। देखो ये वाली जो फ्रिंज है ना बेटे, ये है अदित फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज है, अदित फ्रिंज। ये तो तुम्हें मिल गई कि काली है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज का है, ये तुम देख रहे हो ना बीच में, पहली अदित फिर दीप्त फिर अदित फिर दीप्त फिर अदित फिर दीप्त फिर अदित फिर दीप्त, ये है ना बीच में ब्राइट ब्राइट, ये वाली ये फ्रिंज है आपकी, ठीक है। यानी कि एक फ्रिंज ये है, ये फ्रिंज है, ये दीप्त हो गई। और इन दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी पता कितनी होती है, डी लैम्डा वाई स्मॉल डी, यही है हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। लेकिन मैं प्रूव कराऊंगा इस चीज़ को, अभी घबराओ मत, ठीक है। इसके बाद ऐसी सेम टू सेम देखो, दीप्त फ्रिंज हो या अदित फ्रिंज हो, भले ही केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का व्यंजक अलग अलग आया, लेकिन फ्रिंज चौड़ाई दोनों की समान होती है। जितनी इसकी होगी, जितनी इन दोनों के बीच की दूरी है, उतनी इन दोनों के बीच की भी दूरी होगी, ठीक है। ये मेरे पास कितना है बेटे, ये भी सेम टू सेम होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। डी लैम्डा वाई स्मॉल डी, डी लैम्डा वाई स्मॉल डी, ठीक है। चलो साहब मैं आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को, अरे बढ़ा दूँ भाई, चलो साहब बढ़ा देते हैं। यहाँ लिख देना कि ये कौन सी फ्रिंज है मेरे पास, ये फ्रिंज है दीप्त फ्रिंज, ठीक है। चलो साहब दीप्त फ्रिंज है मेरे पास, ये वाली। जो डर गया वो अपने घर गया, ठीक है। तो डरना नहीं है इन चीज़ों से। तो देखो दो क्रमांगत दीप्त या अदित फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक और हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है बेटे। चलो साहब आगे देखते हैं। तो दो क्रमांगत, लाइन पे ध्यान दो, दो क्रमांगत, क्रमांगत, चलो मिला दो, दो क्रमांगत दीप्त या अदित, दो क्रमांगत दीप्त या अदित फ्रिंजों के बीच की दूरी को, दो क्रमांगत दीप्त या अदित फ्रिंजों के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटे, दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है बेटे। बहुत जरूरी है, दो क्रमांगत दीप्त या अदित फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे शो करते हैं हम कैसे, डब्लू से कहते हैं, इसे डब्लू से दर्शाते हैं, इसे डब्लू से दर्शाते हैं, लो साहब दर्शाते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने। चलो साहब, जब मैंने पर्दा बनाया था, कैपिटल डी दूरी पर हमारा पर्दा आया था, ये केंद्रीय फ्रिंज होती है। मान लो ये पहली दीप्त फ्रिंज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, x1 है। मान लो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास कितनी है, दूसरी दीप्त फ्रिंज है, यानी कि ये पहली दीप्त फ्रिंज है, ये दूसरी दीप्त फ्रिंज है। और ध्यान देना, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ये है, x2 है, और पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी मेरे पास x1 है। तो पहली दीप्त फ्रिंज ये है और दूसरी दीप्त फ्रिंज मेरे पास ये है, और केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी x1 है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है मेरे पास, x2 है। अब ये बताओ दोनों, हमारी परिभाषा क्या है कि दो क्रमांगत दीप्त या अदित, दो क्रमांगत दीप्त या अदित फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो अब जरा मुझे यहां से ये बताओ बेटे देख के कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पहली और दूसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ जरा जल्दी फास्ट। ये तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे कि डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होगी। अब प्रूफ करके भी तो लाना है आपको, कैसे निकालोगे। तो इस बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी घटा दूंगा, तो ये वाली दूरी हमारी मिल जाएगी। यानी कि मैंने मान लिया, माना पहली तथा दूसरी, पहली तथा दूसरी दीप्त फ्रिंजो माना पहली तथा दूसरी, ठीक है, पहली तथा दूसरी दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः, केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः कितनी है बेटे, दूरियां क्रमशः x1 तथा x2 है। कितनी है, x1 तथा x2 है। ओके, कितनी है, x1 तथा x2 है। तब देखो, तब जो मेरे पास फ्रिंज चौड़ाई आ गई, तो बड़ी वाली दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटा दो, तो दो क्रमांगत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हमारी फाइन हो जाएगी, x2 माइनस के x1। x2 का मान कितना है भैया, मैंने x2 का मान तो लगाया ही नहीं है। x2 का मान मेरे पास कितना हो जाता है मुझे बताओ,
x2 का मान फॉर्मूला ढूंढो। फॉर्मूला हमारा कौन सा, ये है x बराबर एम डी लैम्डा वाई स्मॉल डी। ठीक है, अगर मैं m का मान 2 लगा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2d लैम्डा वाई स्मॉल डी। और x1 यानी कि m का मान मैं कितना लगा दूंगा, अगर मैं m का मान कितना लगा दूंगा बेटे, 1 लगा दूंगा। m का मान कितना लगा दूंगा मैं, 1 लगा दूंगा, तो ये बन जाएगी मेरे पास खाली d लैम्डा वाई स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल गया, W बराबर x2 माइनस x1। मेरे पास दीप्ति फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला ये वाला होता है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्ति फ्रिंज की दूरी। अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो m की जगह 2 आ जाएगा, ये आ गया 2d लैम्डा वाई स्मॉल डी। अगर यहाँ 1 लगा दोगे तो m की जगह 1 आ जाएगा, तो d लैम्डा वाई स्मॉल डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो साहब आगे देखता हूँ। तो d लैम्डा वाई डी कॉमन ले लो यहाँ से, ये मैंने d लैम्डा वाई स्मॉल डी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया, d लैम्डा वाई स्मॉल डी मैंने कॉमन लिया, तो अंदर रह गया मेरे पास 2 माइनस के 1, 2 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 1। तो मेरे पास खाली क्या रह गया, d लैम्डा वाई स्मॉल डी। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, W बराबर d लैम्डा वाई स्मॉल डी। ये क्या मेरे पास, यह है केंद्रीय यानी कि यह क्या, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। यह है फ्रिंज चौड़ाई का क्या है बेटे, ये फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। ओके, ये फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। एक बार और x2 का मान निकालो 2d लैम्डा वाई स्मॉल डी, x1 का मान निकालो d लैम्डा वाई स्मॉल डी। तो मैंने क्या करा, d लैम्डा वाई स्मॉल डी मैंने कॉमन ले लिया और 2 में से मैंने 1 घटा दिया, या 2d लैम्डा वाई डी में से d लैम्डा वाई डी घटाओगे तो कितना बचा मेरे पास, खाली d लैम्डा वाई डी बचेगा। या कॉमन लेके भी आप कर सकते हो, 2 में से घटाया कितना बचा मेरे पास 1, d लैम्डा वाई स्मॉल डी गुणा करो 1 से तो खाली बचेगा d लैम्डा वाई स्मॉल डी। तो W बराबर आ गया मेरे पास d लैम्डा वाई स्मॉल डी। तो ये क्या तुम्हारे पास, ये फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है या फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। और इससे भी करेंगे आगे न्यूमेरिकल सोल्व। तो ये जो डेरिवेशन था पूरे का पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। काफी बड़ा टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है, आपको 5 नंबर दिलवाया जाएगा और आता भी है यार पेपर में। ये इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना। अब ऐसे ही मिलते हैं नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।